हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है जो कि हमारी कभी टेक्स्ट बुक में हमें नहीं पढ़ाया गया है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो है ये। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो का टाइटल है आपका 10 क्रेजी स्टोरीज फ्रॉम इंडियाज हिस्ट्रीज। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके की ये वीडियो है। ठीक है, शुरू करते हैं। हमें एक टीम ऑफ साइंटिस्ट को इकट्ठा करना चाहिए और इसको एनालाइज कीजिए। आज सॉफ्टवेयर्स भी पॉसिबल सब मिलते हैं जिससे हम इसको एनालाइज कर सकते हैं, तो उससे हमें प्रिसाइज डेट्स मिल जाएंगे। किसी को करना चाहिए, वी नीड फंडिंग फॉर दैट। हाँ, वो गवर्नमेंट से फंडिंग शायद नहीं मिल रही है आर्कियोलॉजी के लिए या रिसर्च के लिए, इन सब रिसर्च के लिए नहीं मिल रही है, लेकिन इट इज़ 100% रियल। महाभारत और रामायण दोनों 100% रियल है। हमें आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मिला है द्वारका का और राम सेतु का, और ये आर्कियो एस्ट्रोनॉमिकल जो डेटा है बुक्स टेक्स्ट के अंदर, उससे एग्जैक्ट डेट्स मिल सकते हैं। और मतलब अगर हम मोहनजोदारो हड़प्पा की बात कर रहे हैं, तो एक एक्सटेंशन स्टोरी भी उससे अटैच्ड है कि वहाँ आर्यन इन्वेजन हुई थी। चलो पॉइंट 3 सर, कुछ आर्यन इन्वेजन के बारे में बता दें। हाँ, तो क्या कहा जाता है कि कुछ 3-3,500 साल पहले यूरोप से कुछ वाइट स्किन्ड लोग आए, आर्यंस, और इन्होंने इंडिया में इन्वेजन किया। उस टाइम पे कहा जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन द्रविडियन सिविलाइजेशन था। ठीक है, ये आर्यंस आए, उनको सबको उड़ा दिया, मार दिया सबको, उन सबको साउथ इंडिया जाने को फोर्स किया, और ये लोग बाकी नॉर्थ इंडिया में बस गए। तो इसके लिए जो नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस है, संस्कृत लैंग्वेजेस, हाँ, संस्कृत एक आर्यन चीज़ है। कहा ये थियरी में कहा जाता है कि संस्कृत इज एन आर्यन लैंग्वेज और हिंदुइज्म इज आर्यन रिलीजन। और ये भी कहा जाता है कि आर्यन कहाँ से है, यूरोप के बाहर, जो सेंट्रल यूरोप का हिस्सा, ईस्टर्न यूरोप, यूक्रेन के आसपास की बात की जाती है इसके, कि वहां से आए थे। हाँ, पर एक्चुअली आजकल की थियरीज कहते हैं कि नहीं, हम वहां गए। एग्जैक्टली। आप एक्सटेंड कर दोगे। अभी देखिए क्या है कि मैं अभी हैप्लो ग्रुप्स की बात की थी, जेनेटिक लीनिएजेस, वंश के बारे में। तो एक स्पेसिफिक मेल वंश है जिसको बोला जाता है R1A1A। ये बहुत एक स्पेसिफिक मार्कर है, जेनेटिक मार्कर, और ये एक एक्सटेंडेड फैमिली है जिसकी शुरुआत कुछ 17-18-20 हज़ार साल पहले, सॉरी। तो इसका ओरिजिन इंडिया में है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है इस पर्टिकुलर वंश की। लेकिन इसका कंसंट्रेशन इंडिया में है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में है, और यूरोप में है। और इसका ओरिजिन इंडिया में है। अब लोग इसको डिस्प्यूट करते हैं, लेकिन अभी और रिसर्च हो रहा है, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा बहुत जल्दी। सो क्लियरली जेनेटिक एविडेंस है कि इंडिया से निकला है ये, और लिंग्विस्टिक एविडेंस है कि जो सबसे पुरानी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है वो संस्कृत है। जो सबसे पुरानी लैंग्वेज है वहीं से सब कुछ निकला होगा। सो बहुत, और अगर ये आर्यन इन्वेजन की बात करते हैं कि ये लोग आए और इन्वेड किया, सबको हरा दिया, तो भाई कुछ दिखाओ उसका एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। ये कहाँ पे लड़ाई हुई थी, कहाँ पे युद्ध हुआ था, कौन सा सिटी डिस्ट्रॉय किया, किधर इतनी सारी लाशें मिली, एक भी एविडेंस नहीं है इन्वेजन का। तो फिर इन्होंने स्टोरी को चेंज किया कि इन्वेजन नहीं था, माइग्रेशन था। तो माइग्रेशन का भी कुछ एविडेंस नहीं है। अगर माइग्रेशन भी होता है तो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में आपको कल्चरल चेंज दिखेगा, अलग टाइप, अलग काइंड ऑफ आर्किटेक्चर, अलग अलग चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है। 10,000 साल से सेम कल्चरल कंटिन्यूटी है आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में। सो इन्वेजन का भी जीरो एविडेंस है, माइग्रेशन का भी जीरो एविडेंस है। और अगर जेनेटिकली आज हम एक दूसरे को एनालाइज करेंगे तो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, सब में लोगों का सेम जेनेटिक्स है। स्किन कलर साउथ में थोड़ा डार्कर है क्योंकि इट इज नियर द इक्वेटर, और हम हजारों साल से रह रहे हैं। लेकिन जेनेटिकली हम सब सेम है, कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ही नहीं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में। कश्मीर में लोग की काफ़ी पेल स्किन है, तमिलनाडु में मोस्टली लोगों की डार्क स्किन है, लेकिन जेनेटिकली फिर भी लोग सेम है। अफगानिस्तान के पश्तून लोग भी हमारे जैसे ही है जेनेटिकली, और गुजरात के लोग और बंगाल के लोग भी सेम है जेनेटिकली। तो जेनेटिकली देयर इज नो एविडेंस ऑफ एनी इन्वेजन ऑफ एनी काइंड, वरना आपको जेनेटिक डिफरेंस मिलेगा। सो अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे, जेनेटिकली देखेंगे, आर्कियोलॉजिकली देखेंगे, लिंग्विस्टिकली देखेंगे, जीरो एविडेंस ऑफ इन्वेजन और माइग्रेशन। लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ एविडेंस कि हम इंडिया से बाहर गए थे यूरोप में, क्रोनोलॉजिकली। तो ये बात है, लेकिन ये पॉपुलर थियरी नहीं है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस है दे वांट टू पुश द आर्यन इन्वेजन थियरी, आज भी उसको ट्राई कर रहे हैं। तो मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी थी हाल ही में। बेसिकली अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ जूस को प्रोसिक्यूट किया गया। हाँ, कहा गया कि नहीं, जूस बुरे हैं, और उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाला गया और उन्हें वहाँ मारा गया, उन्हें मैनुअल लेबर करवाया गया।
जूस के साथ साथ एक और छोटा सा माइनॉरिटी ग्रुप है जिसका नाम है रोमानी। रोमानी। और रोमानी की प्रोसिक्यूशन यूरोप में बहुत सालों से हो रही है। आज भी रोमानी लोग पाए जाते हैं। आई थिंक वो कौन है, वो बैटमैन बिगिंस या वो एक्टर ना, बहुत फेमस एक्टर है। चार्ली चैपलिन रोमानी था। चार्ली चैपलिन रोमानी था। पाब्लो पिकासो रोमानी था। बहुत लोग हैं जो रोमानी है, लेकिन ये जानते नहीं है। एल्विस प्रेस्ली रोमानी था। रोमानी बहुत आज के मतलब कोई यूरोपियंस को अगर आप देखोगे ना, कोई वाइट पीपल अमेरिकन को आप देखोगे, इंडियन दिखेंगे वो लोग। थोड़े से इंडियन दिखते हैं। तो लोग कहते हैं कि एक्चुअली इनके ओरिजिन सिंध में है, ये सिंधी थे। ये आपको रोमानी के बारे में कुछ पता? अगर आप रोमानी भाषा को सुनेंगे तो इट साउंड्स लाइक गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, वेस्टर्न इंडियन लैंग्वेज जैसी है। इसका ओरिजिन क्लियरली संस्कृत में है, ये तो हर कोई मानता है। अगर आप यूरोप का कल्चरल हिस्ट्री देखेंगे पिछले 1000 ईयर्स का, 1000 साल का, बहुत सारा रोमानी कंट्रीब्यूशन है। आपको मालूम है फ्लैमेंको डांस और म्यूजिक रोमानी है। स्पेन का जो सिग्नेचर कल्चर है ये रोमानी कल्चर। वो जो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में दिखाई। हाँ, वही सेन्योरिटा। हाँ, दैट इज रोमानी म्यूजिक। हाँ। टर्की में एटलीस्ट 5% लोग रोमानी है। उनका डिस्टिंक्टिव आर्ट है, डिस्टिंक्टिव म्यूजिक है। यूरोप में हर देश में आपको रोमानी मिलेंगे, लेकिन यूरोप में बहुत परसिक्यूशन होता है रोमानी लोग का आज भी। लोग उन पर उनको मिसट्रीट करते हैं, उनको मार्जिनलाइज किया गया है, उनको सेम राइट्स नहीं मिलते। बहुत सारे रोमानी लोग स्टेटलेस है, उनके पास पासपोर्ट्स नहीं है अपने देश के। ओके, ये लोग एक देश से दूसरे देश उनको माइग्रेट करना पड़ता है कंटिन्यूअसली। सो दे लिव नोमैडिक लाइव्स। आज भी ये सिचुएशन है ईस्टर्न यूरोप में, रोमानिया में, हंगरी में, पोलैंड में और इटली में, स्पेन में, फ्रांस में, हर जगह। एरिक कांटोना नाम का एक फुटबॉलर था, ही इज रोमानी। वाओ। आंद्रिया पिर्लो इटली का, वो भी ऑफ कोर्स। अरे भाई, फुटबॉल में आई वुड से यूरोप में 30-40% रोमानी है, लेकिन कोई बोलता नहीं बिकॉज दे विल बी परसिक्यूटेड। वाह। और उन खुद को, वो फैमिलीज को पता है कि हाँ हम रोमानी। ऑफ कोर्स। आपको ये मालूम है कौन था ये टाइसन फ्यूरी? हाँ, वो भी बॉक्सर है। रोमानी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कोई बोलता नहीं है, ये इसके बारे में कोई बोलता नहीं है। चार्ली चैपलिन रोमानी था, लेकिन कोई बोला नहीं। पाब्लो पिकासो रोमानी था। ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। तो रोमानी कंट्रीब्यूशन बहुत सिग्निफिकेंट है यूरोप में, लेकिन उनका परसिक्यूशन बहुत ज़्यादा है आज भी। देयर इज़ नो ह्यूमन राइट्स फॉर रोमानीज एंड दीज आर ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो रोमानी लोग का ओरिजिन का ये थियरी है कि कुछ 1000 साल के आसपास इनको इंडिया से भगाया गया। अभी क्या हुआ था कि अप्रोक्सीमेटली, हाँ, मैं दिखाता हूँ आपको क्या है। अप्रोक्सीमेटली 1000 साल पहले इंडिया में टर्किक इन्वेजन्स हुए, ओके, ड्यूरिंग द अब्बासिद कैलिफेट और उस टाइम के आसपास। तो ये लोग इंडिया में आए, इंडिया का सर्वनाश कर दिया इन्होंने, और इंडिया के बहुत सारे लोगों को एज स्लेव्स लेके गए। और ये कहाँ से जाते थे? अफगानिस्तान के थ्रू। उस माउंटेन रेंज को आज हिंदू कुश बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हिंदू मर गए इन द स्नो। कुश मतलब डेथ। ओके, तो बहुत सारे हजारों लाखों इंडियन स्लेव्स को ये लोग लेके गए फॉर वेरियस रीजंस। विमेन को कुछ रीजन के लिए लेके गए, बच्चों को कुछ रीजन के लिए लेके गए, और आर्टिजन्स को लेके गए, म्यूजिशियंस, आर्टिजन्स, आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स, टू यूज एज स्लेव्स। अभी आई थिंक क्या हुआ था कि ये जो परफॉर्मेंस डांसर्स ये सब लोग थे, बहुत ज़्यादा इनको लेके गए, और फिर वहाँ उनको मालूम पड़ा कि इनको हम सस्टेन नहीं कर सकते हमारे देश में, क्योंकि इट्स टू मेनी ऑफ देम। तो उनको कहा कि आप निकलो यहाँ से, और आप इंडिया वापस नहीं जा सकते, आप वेस्ट जाओ। तो तब से ये लोग भटक रहे हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1000 ईयर्स पुरानी कहानी है, और ये मेरा थियरी नहीं है, ये इयन हैनकॉक का थियरी है। डॉक्टर इयन हैनकॉक, हु इज़ अ रोमानी स्कॉलर, उनका एक बुक है वी आर द रोमानी पीपल। तो उसमें ये थियरी रोमानी स्कॉलर ने ही बनाया है, उन्होंने प्रपोज किया है। उनके कल्चर में क्या क्या होता है सर? मतलब उनका इंडियन कल्चर या अब ये लोग जिस देश में रहते हैं उस देश का रिलीजन फॉलो करते हैं, लेकिन इंडियन कल्चर इसमें एम्बेडेड है। फॉर एग्जांपल, फ्रांस में एक रोमानी वर्जिन मैरी का स्टैचू है, उसको ये लोग बोलते हैं काली सारा। शी इज़ ब्लैक इन कलर, और साल में एक बार वो उसको ओशन में डुबा के वापस लाते हैं। ये क्या है? ये काली पूजा ही हुई ना। सो ये लोग इन द गार्ब ऑफ द डिफरेंट रिलीजन्स अपना कल्चर कैसे भी करके प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके जो कस्टम्स भी है वो भी वेरी सिमिलर टू इंडियन कस्टम्स है। बट ये सब बहुत लो प्रोफाइल चीज़ें हैं,
जिसके बारे में ये लोग बात नहीं करते, बिकॉज उनका बहुत प्रोसिक्यूशन हुआ है। मतलब आजकल भी प्रोसिक्यूशन होता है उनका? बहुत ज़्यादा सताया जाता है? बहुत ज़्यादा। कैसे सर? उनको मार्जिनलाइज किया जाता है, उनको फोर्सिबली एसिमिलेट करने की कोशिश करते हैं, उनके बच्चे छीन लेते हैं और बोर्डिंग स्कूल में डाल देंगे और उनको फोर्स करेंगे कि वाइट लोग से मैरी करें, यूरोपियन से मैरी करें, ताकि उनका असिमिलेशन हो जाए सोसाइटी में। उनको जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन से वो करने से मना करते हैं, उससे इनकार करते हैं और उनको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं। सो दे आर स्टेटलेस पीपल, दे हैव नो पासपोर्ट्स, नो आइडेंटिफिकेशन। और उनको सिटीज़ में रहने से मना करते हैं, दे हैव टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, गार्बेज डंप के आसपास। बहुत बहुत भयानक स्टोरीज है, बहुत सैड स्टोरीज है। थोड़ा रेसिज्म है, मतलब ये बहुत ज़्यादा रेसिज्म है। यस, डेफिनेटली। अभी नाज़ी जर्मनी में एक बॉक्सर था, उसका नाम था योहान थ्रोलमान। ये रोमानी था, वो जर्मन बॉक्सिंग चैंपियन बन गया, लेकिन इन लोग को अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसका स्किन ब्राउन है, तो उसको कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया और उसको मार दिया वहाँ पे। ऐसे हज़ारों लाखों स्टोरीज है। और जो हॉलोकॉस्ट हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाम पे, जैसे आपने बोला मुझे अभी, उसमें बहुत सिग्निफिकेंट कंपोनेंट रोमानीज का भी था। और ये इसकी बात नहीं की जाती, इसकी बात नहीं की सिर्फ जाती। बोला जाता है कि जूस की प्रोसिक्यूशन हुई थी, बट एक्चुअली रोमानीज की भी हुई थी। रोमानीज की भी बहुत ज़्यादा हुई थी। अभी जितने जूस मरे, कुछ 6 मिलियन के आसपास, एटलीस्ट 1 मिलियन रोमानी तो मरे ही होंगे। तो बहुत बड़ा रोमानी कंपोनेंट है, लेकिन इसकी बात कहीं होती नहीं है, इसका कहीं मेमोरियल भी नहीं होता है। रेसिज्म और कुछ नहीं है। एटलीस्ट ये जानकर खुशी हुई कि आंड्रिया पिर्लो के वेन्स में अपने आदमी है वो। हाँ, अपना ही है। मेरा खून और आंड्रिया पिर्लो का खून एक ही है। ये कौन था, जर्मनी का कौन था, सॉरी मैं भूल गया उसका नाम, फुटबॉल का नाम। माइकल बैलक। हाउ डिड यू नो दैट? कुछ आई डोंट नो सर, इंट्यूशन है शायद। देयर यू गो, माइकल बैलक इज रोमानी। रोमानी है? बिल्कुल। वाओ, बहुत है ऐसे, बहुत लेजेंडरी फुटबॉलर्स, लेजेंडरी फुटबॉलर। यस, माइकल बैलक इज रोमानी। आई जस्ट होप कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी रोमानी हो। अरे बहुत पॉसिबल है, लोग ही लुक्स लाइक एन इंडियन ना। हाँ, वो थोड़ा इंडियननेस है पोर्टुगीज में। ये टेनिस प्लेयर कौन सा है, लेफ्टी? नदाल। हाँ, ही आल्सो लुक्स इंडियन। बट जनरली स्पेनिश लोग थोड़े ऐसे दिखते हैं। हाँ, स्पेनिश लोग का जनरली स्किन कलर थोड़ा डार्कर है, लेकिन कुछ लोग दिखता है, अपने को मालूम पड़ता है कि इनमें कुछ तो है। डेफिनेटली। ये क्रेजी था मेरे को कि आंड्रिया पिर्लो, आपने एरिक कैंटोना का नाम लिया। एरिक कैंटोना, लेजेंड, क्रेजी, एब्सोल्यूट लेजेंड। सर अभी 5वीं स्टोरी के बारे में बता दो। ओके, ठीक है। हम रोम के बारे में सुनते हैं कि बहुत महान एम्पायर था, बहुत सारा लैंड इन्होंने कॉन्कर किया, लेकिन हमें अपने टेक्स्ट बुक्स में, इंडिया के टेक्स्ट बुक्स में चोला एम्पायर के बारे में कोई बोलता नहीं। चोला डायनेस्टी 1500 साल पावर में थी। दुनिया में कौन सी डायनेस्टी इतने 1000 साल पावर में रही है? 300 BC के आसपास से 1200 AD तक ये लोग पावर में थे। और जब सोने की चिड़िया की बातें होती है, चोला डायनेस्टी की बातें होती है। बिल्कुल। अपने सिविलाइजेशन की वन ऑफ द सबसे ज़्यादा महान डायनेस्टीज है। ये तमिलनाडु के आसपास की डायनेस्टी है। राजराजा चोला, राजेंद्र चोला, ये इनके महान किंग्स थे। अब इस डायनेस्टी में खास बात क्या है, उन्होंने पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया कॉन्कर किया। श्रीलंका, मालदीव्स, बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस तक। फिलीपींस में भी आज संस्कृत में टेक्स्ट मिलते हैं। और जैसे बाली इज पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। हाँ, बाली पर अगर आप कभी बाली जाओगे, आपको बहुत ज्यादा इंडियन इन्फ्लुएंसेस दिखेंगे। बिल्कुल, बाली अभी भी हिंदू है। हाँ, शायद चोला डायनेस्टी वहाँ लेके 100%। जो पूरा साउथ ईस्ट एशिया में हिंदू इन्फ्लुएंस, इंडियन इन्फ्लुएंस, संस्कृत इन्फ्लुएंस हुआ, ये चोला डायनेस्टी ने किया। अभी वियतनाम में एक सब्सिडियरी डायनेस्टी थी, चंपा डायनेस्टी, द चाम पीपल। तो ये भी कुछ 1000 साल तक पावर में थे। दिस वाज अ हिंदू एम्पायर। ये चोलाज के वासाल्स थे। सो दे वर ट्रिब्यूटरीज टू द चोलाज। हर साल चोलाज को ट्रिब्यूट देते थे और उनका ओरिजिन चोला प्रिंसेस में ही था। सो कुछ चोला प्रिंस वहाँ पे गए, उस टेरिटरी को कैप्चर किया और फिर वहाँ पे वो राजा बन गए और दे मैरिड विद द लोकल पीपल एंड धीरे धीरे ये वियतनामीज डायनेस्टी ही बन गई। तो ये जो चंपा डायनेस्टी थी वियतनाम की, वो एक मैरीटाइम डायनेस्टी थी, जस्ट लाइक द चोलाज। और जिसको आज साउथ चाइना सी बोलते हैं, उसका ओरिजिनल नाम था चंपा सी। मतलब जब मैरीटाइम शब्द यूज करो, मतलब नेवी, उनकी नेवी स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग नेवी थी उनकी। और ये पूरा जो साउथ चाइना सी का जो रीजन है आज, वो उनका इलाका था उस टाइम पे। सो इसका ओरिजिनल नाम है चंपा सी, नॉट साउथ चाइना सी। वाओ, ये बात है। सो चोला डायनेस्टी ने पूरे रीजन में
हिंदुज़म स्प्रेड किया और संस्कृत स्प्रेड किया। आज इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, राइट, लेकिन वहाँ आज भी हिंदू नाम है। फॉर एग्जांपल उनकी प्रेसिडेंट थी मेघावती सुकर्णपुत्री। ये कौन सा नाम है? इंडियन नाम है, संस्कृत नाम है। उसके पिताजी का नाम था सुकर्णो, ये भी संस्कृत नाम है। थाईलैंड में जो रिसेंटली जो राजा की मृत्यु हुई, उनका नाम था भूमिबल अतुल्य तेज। ओके, ये चक्री डायनेस्टी है थाईलैंड की। तो हर जगह इंडिया में, हर जगह साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन इन्फ्लुएंस है। अभी एक बहुत महान रिवर है मेकोंग रिवर, आपने सुना होगा, बहुत सारे देशों में से निकलती है। मेकोंग रिवर का नाम का ओरिजिन क्या है? मी गोंग्या मीन्स माँ गंगा, उसमें से धीरे धीरे मेकोंग नाम बन गया। तो ये बात है, हर जगह साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन इन्फ्लुएंस है। चाइना भी पूरा इंडियन इन्फ्लुएंस में था वंस अपॉन अ टाइम, अंटिल रिसेंटली, अंटिल द कम्युनिस्ट टुक ओवर। जापान में आप देखोगे, हाँ, हर जगह इंडियन इन्फ्लुएंस है। जापान में एक देवी की पूजा होती है बेंजाइतन, ये सरस्वती है। जापान में गणेश की पूजा होती है। ओके, कैनन कंपनी है, ये कैनन नाम क्या है? कानन, जो अवलोकितेश्वर का एक फॉर्म है। ओके, ये एक देवी है वहाँ की, बट इसका इन सब चीज़ों का ओरिजिन इंडियन है। तो इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत था पूरी दुनिया में, लेकिन हमें ये सब पढ़ाया नहीं जाता है टेक्स्ट बुक्स में। अगर हम जानेंगे तो पूरा हमारा पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। आपको क्यों लगता है कि जो हिस्ट्री हम आजकल स्कूल्स में पढ़ते हैं वो हमें क्यों पढ़ाया जाता है? मतलब ठीक है, मैं इंडिपेंडेंस के बारे में समझता हूँ कि आपको थोड़ा वो पॉलिटिक्स के बारे में पता चल जाता है, अपनी रिसेंट हिस्ट्री के बारे में पता चल जाता है, बट जो मिडीवल हिस्ट्री हुई थी यहाँ, मतलब ये जैसे वो कौन सी मूवी आई थी अभी रणवीर सिंह दीपिका की, अल्लाह खिलजी, हाँ, जितनी भी खिलजी डायनेस्टीज, टर्किक डायनेस्टीज, मुगल डायनेस्टी, ठीक है, मतलब वो भी इंडियन हिस्ट्री का एक अच्छा हिस्सा है, बट बाकी का क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्या आपको ये लगता है कि इन अ वे ये कुछ सोशल मैनिपुलेशन है? सोशल इंजीनियरिंग है। सोशल इंजीनियरिंग ये ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया। ब्रिटिशर्स ने डेफिनेटली डिसाइड किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से इंडिया का हिस्ट्री लिखा। अभी ब्रिटिश यहाँ पे हमारा उद्धार करने तो आए नहीं थे। उन्होंने 200 साल में इंडिया से $45 ट्रिलियन से ज़्यादा चूज निकाला, और इंडिया का पूरा जीडीपी का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया, इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, सब कुछ। तो इनका एक बहुत बड़ा और बहुत फेमस पॉलिसी है डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइड एंड रूल। तो इंडिया को डिवाइड करने के लिए उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। इंडिया का बहुत पुराना, बहुत महान एजुकेशन सिस्टम था, इसको इन्होंने अबॉलिश कर दिया, बैन कर दिया, और इन्होंने अपना मैकॉलेयन एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे इम्पोज किया, और उसमें इंडिया की ये फिक्टिशियस, फेक और डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री पढ़ाई, ताकि हमें अपने बारे में बहुत शर्म हो कि हम कुछ थे ही नहीं, हमें सिर्फ बाहर वालों ने रूल किया है, ऑल दैट। अब ये निकल गए यहाँ से, उनका ऑब्जेक्टिव, उनका काम हो गया। लेकिन जिन लोगों को इन्होंने यहाँ पे रखा इन पावर, उन्होंने वही पॉलिसीज कंटिन्यू की, और सिस्टम कुछ चेंज ही नहीं हुआ है। आज भी ब्रिटिश लॉज है इंडिया में, फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में सारे इंस्टीट्यूशन जो ब्रिटिश ने बनाए वो आज है इंडिया में, टेक्स्ट बुक्स भी आज है वही है, एजुकेशन सिस्टम भी वही है। सो एसेंशियली हम आज भी कॉलोनाइज्ड है, लेकिन हमारे मास्टर्स हमारे ही लोग हैं, कुछ बदला नहीं है। तो जब तक ये एजुकेशन सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक हम जान नहीं पाएंगे कि हमारा हिस्ट्री क्या है। और अगर आपको अपना हिस्ट्री पता नहीं है तो आपका पूरा कंटेक्स्ट बदल जाएगा, और आपको अपने आप को एक अलग तरीके से देखेंगे। तो यही इसका ऑब्जेक्टिव है कि क्या बोले आप, सोशल मैनिपुलेशन, सोशल इंजीनियरिंग, यस, वही बात है, और कुछ नहीं है। पर आपको ये लगता है कि एडटेक की वजह से शायद एजुकेशन सिस्टम का शायद कोलैप्स हो सकता है 20 साल के अंदर, 30 साल के अंदर? पूरी दुनिया शुरू हो गया है, शुरू हो गया। अभी देखिए, कोरोना वायरस हुआ, लॉकडाउन हो गए, स्कूल तो बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, यूनिवर्सिटी बंद हो गए, सब कुछ आज डिस्टेंस पे हो रहा है। अब धीरे धीरे इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए नेक्स्ट 10-20 साल में जॉब्स का डिमांड सिर्फ स्किल्स के ऊपर होगा, और ये सब स्किल्स हमें एजुकेशन सिस्टम में कोई सिखाता नहीं है। SEO कौन सिखाता है एजुकेशन सिस्टम में? फोटोशॉप, अडोबी प्रीमियर प्रो, फोटो मैनिपुलेशन, वीडियो प्रोसेसिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सब जो रियल लाइफ स्किल्स आज है और फ्यूचर में और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इनमें से कोई भी स्किल एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया नहीं जाता है। तो धीरे धीरे जो एजुकेशन सिस्टम के जो पेपर डिग्रीज है, इसका वैल्यू 0 होने वाला है,
और रियल लाइफ स्किल्स का वैल्यू बढ़ने वाला है। और ये सब स्किल्स हमें आज फ्री मिल सकते हैं यूट्यूब पे, आपके चैनल पे, अलग अलग जगहों पे। सो पूरा हमारा पैराडाइम, पूरा पर्सपेक्टिव बहुत जल्दी बदलने वाला है और ये एजुकेशन सिस्टम ऑब्सोलीट हो गया ऑलरेडी। आई फील कि ये जो 2-3 जनरेशन हमारे जनरेशन पहले आए थे उनको सफ़र करना पड़ा, बहुत ज़्यादा, उनको झेलना पड़ा ये सब कि नहीं इंडिया अच्छा देश नहीं है, इंडिया बेकार है, ये वो। पर जो अभी की जनरेशन आ रहे हैं उन्हें सच अभी पता चलेगा। धीरे धीरे ये ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है क्योंकि सच को कितना दबाएंगे आप, इन जो फ्री इन्फॉर्मेशन दबा नहीं सकते। मतलब हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में गलत इन्फॉर्मेशन और बुरी इन्फॉर्मेशन आपको दुख देगी, वो इन्फॉर्मेशन डालकर पहले तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को दुख पहुंचा रहे हो, आप उनका एटीट्यूड बदल रहे हो और उन्हें वो थोड़ी लूजर मेंटालिटी दे रहे हो। बिल्कुल, वॉरियर मेंटालिटी छीन रहे हो। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और यूट्यूब से शायद ये रिवर्स हो जाएगा, शायद पॉडकास्ट से, क्या पता। आई होप सो। तो यहाँ पर वीडियो कंप्लीट होती है और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये जो अभिजीत छाबड़ा जी हैं, ये काफ़ी मतलब इनको नॉलेज बहुत है। अगर आप इनकी वीडियोस देखते हैं तो मतलब जो बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं और इधर चारों तरफ से नॉलेज को गेन करते हैं, तो उनके पास में नॉलेज काफ़ी होती है। इनकी बातों से इनके पता चलता है कि बहुत नॉलेजेबल पर्सन है ये। ठीक है, अब जैसे इन्होंने बताया था कि लोग जो वेस्टर्न लोग हैं वो कहते हैं कि जो आर्यंस हैं वो बाहर से आए हैं, इधर की तरफ से आए हैं। तो क्या है कि जो लोग थे वो जो अफ्रीका थे, अफ्रीका से वहाँ से जब निकले थे तो वो क्या है कि भारत में जब वो आए थे तो भारत से लोग उधर चारों तरफ गए, ना कि बाहर से कोई यहाँ पर आए हैं, क्योंकि उस चीज़ के प्रूफ मिलते हैं। कुछ यहाँ के जैसे वेस्ट बंगाल टाइप के वो मतलब जो बंगाल की तरफ से यहाँ कुछ जेनेटिक वहाँ पर मिलते हैं जो कि वेस्टर्न पता नहीं कौन सी जगह बताई इन्होंने वहाँ पर है और वो सेम है। तो ये कह रहे थे कि अगर उन पर सर्च करते हैं तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, जैसा भी इन्होंने बताया जो रोमन पीपल हैं वो कौन है, वो यहाँ से जो आपका उनकी जो आप लैंग्वेज को सुनोगे तो आपको लगेगा जैसे कुछ वो पंजाबी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, मतलब पश्चिम भारत, मतलब एक तरीके से राजस्थान, गुजरात। ठीक है, और इधर के लोग हैं। ठीक है, और कुछ बंगाल के भी हैं क्योंकि वो उसकी पूजा करते हैं, काली जी की पूजा करते हैं। ठीक है, उनको एक बार नहलाने के लिए उसमें लेके जाते हैं, लेकिन वो उन चीज़ों को बताते नहीं है क्योंकि उनको एक डर रहता है, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा उनके साथ में गलत होता है। प्रोस्टिट्यूट क्या बोलते हैं, मतलब बहुत परसिक्यूशन, मतलब उनके साथ में बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। वो शायद मैंने गलत बोल दिया था वर्ड, ठीक है, सॉरी। तो क्या है कि वो क्या बोलते हैं, उनके साथ में बहुत गलत होता है, उनके साथ में रेसिज्म होता है। वैसे बहुत ह्यूमैनिटी की बातें बहुत करते हैं, लेकिन ये सब फालतू की बातें हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, तो अब उनको जब वो खुद भी बोलते हैं इस चीज़ को, लेकिन वो कभी किसी चीज़ के वो बताते नहीं हैं इस चीज़ को, क्योंकि उनको इस चीज़ का डर होता है कि उनको मार दिया जाएगा। ठीक है, वो कभी नहीं बताते। आप जाओगे वहाँ पर रोमन पीपल उधर आपको जगह जगह मिल जाएंगे, और वो बेचारे कचरे के ढेर पर उस तरीके से ऐसी जगह पर उनके पासपोर्ट वगैरह सब कुछ छीन लिए जाते हैं। उनकी जो लेडीज़ होती हैं उनको ज़बरदस्ती उनको कैप्चर कर लिया जाता है, उनसे बच्चे पैदा किए जाते हैं जिससे कि उनका वो चेंज हो जाए। ठीक है ना, तो और जो जेंट्स होते हैं उनको मार दिया जाता है। जैसे एक बॉक्सर का बताया था, एक बॉक्सर थे, काफ़ी बढ़िया बॉक्सर था, लेकिन उसका जो स्किन कलर था वो डार्क था, तो इस वजह से उसको मार दिया गया था। ठीक है, तो जिनकी स्किन थोड़ा कलर वो रहता है तो उनको मार देते हैं। तो बताओ किस मानसिकता के लोग हैं। वैसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये, लेकिन इनके अंदर इतना भी नहीं है कि इंसान को इंसान तक नहीं समझते हैं। ये सिर्फ कलर की वजह से इंसान को जानवर समझना शुरू कर देते हैं, और इनसे बड़ी बड़ी बातें करवा लो, ह्यूमैनिटी की बातें करवाएंगे, ह्यूमन राइट्स की बातें करेंगे। ठीक है, कुत्तों का ध्यान रखेंगे, बिल्लियों का ध्यान रखेंगे, और इंसानों को मारते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और भी इन्होंने जैसे काफ़ी सारी बातें बताई हैं। इन्होंने बोला है कि यहाँ से जब वो गए थे उधर की तरफ, अब ये बोलते हैं कि भाई अगर ऐसा कुछ है तो कुछ प्रूफ तो दीजिए कि भाई चलो ये आर्यन यहाँ पे आए हैं, आर्यन यहाँ पर आए हैं और इन्होंने द्रविड़ियंस को भगाया है, मारा है, तो कुछ प्रूफ तो होंगे। युद्ध वगैरह हुआ होगा तो उसके कुछ तो प्रूफ होंगे, कुछ भी प्रूफ नहीं है। तो कम्युनिस्ट फिर वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, माइग्रेशन हुआ था। चलिए ठीक है, माइग्रेशन हुआ है तो कल्चर में तो डिफरेंसेस होते हैं। जो कल्चर है वहाँ का नॉर्थ का अलग होगा, साउथ का अलग होगा, लेकिन सेम क्यों है कल्चर, वो तो सेम ही है। इसका मतलब क्या था, माइग्रेशन थ्योरी भी गलत है। तो अब क्या है कि धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं। ठीक है, क्योंकि बीच में आप जानते हैं कि भारत को आज़ाद हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 70-75 साल में, जिसमें कि किसी को कोई नॉलेज थी नहीं, सब अपने आप में बिजी हैं। अब लोगों को थोड़ा टाइम मिल भी रहा है, वो बातें अपनी बता भी रहे हैं, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। पहले का इन्वायरमेंट में और अब के इन्वायरमेंट में ज़मीन आसमान का अंतर है। लोग आवाज़ उठाते हैं, खुद से बोलते हैं।
तो ये सारी बातें हैं और बड़ी अच्छी बातें करते हैं। जैसे इन्होंने बताया है कि जैसे अब ये बोलते हैं कि अगर आप मतलब सेम हैं तो आपकी डिफरेंट स्किन कलर ये क्यों है। देखिए जहाँ का जैसा एरिया होता है वहाँ पे उसी तरीके के लोग होते हैं। अब यहाँ पे जो अफगानिस्तान के लोग हैं, कश्मीर के लोग हैं, ये यहाँ पे क्या है ठंडा इलाका है, तो यहाँ पे क्या है कि इनकी स्किन वाइट है, ठीक है। और साउथ में क्या है कि धूप ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पे स्किन ब्लैक है। तो वहाँ के जो जहाँ पे आप जैसे रहते हैं, जिस रीजन में आप जिस तरीके से उसमें इलाके में रहते हैं, उसी तरीके का आपका कलर हो जाता है या फिर उस तरीके के आपके, लेकिन जेनेटिक तो सेम है, सारी चीज़ें सेम है ना। तो वो क्या है कि यहाँ पे सभी जेनेटिकली सेम है, लेकिन वो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसकी वजह से कलर्स डिफरेंट है। तो यहाँ तक कि जो अफगानिस्तान के लोग हैं ये भी हमारे उसमें ही आते हैं ये जेनेटिक, क्योंकि अफगानिस्तान तक तो फैले हुए थे। और जो जो पश्तून है इनका उल्लेख उसमें भी ऋग्वेद में भी मिलता है, ठीक है, उनके उसमें कुछ आता है। जैसे इन्होंने अभिजीत छाबड़ा जी हैं जो इन्होंने बताया है कि रोमन एम्पायर का बहुत ज़्यादा बात होती है कि ये बहुत बड़ा एम्पायर था, इतने टाइम तक इन्होंने राज किया था। लेकिन जो चोला डायनेस्टी है इसकी कोई बात नहीं करता, जो कि 1500 साल तक इन्होंने राज किया है और इसके टाइम पर इंडिया सोने की चिड़िया हुआ करता था। और जो चोला डायनेस्टी है उसमें सिर्फ उन्होंने क्या है, जो साउथ में जितने भी आते हैं सबको इन्होंने कॉन्कर कर रखा था, मतलब वहाँ पर इनका प्रभाव था। इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, आपका ये क्या बोलते हैं मलेशिया, ठीक है, ये जितने भी साउथ के इधर की तरफ पड़ते हैं ये सब चोला डायनेस्टी ने कवर कर रखे थे। यहाँ तक कि आपके जो जापान हो गया, इसमें बाली में चले जाइए आप इंडोनेशिया के, उसमें सारे भगवान के वो बने हुए हैं, सारी मूर्ति बनी हुई हैं वहाँ पर। आप उसमें चले जाइए जापान में, ठीक है, बन जाए तो वहाँ पे सरस्वती को बोला जाता है, ठीक है। और उधर कैनन एक कंपनी का नाम है, जबकि ये भी सब संस्कृत के नेम है। और आप इंडोनेशिया के जो आपके वहाँ के जो राष्ट्रपति जो भी उनको बोलते हैं वो सुकार्नो, तो ये सब क्या है, ये संस्कृत के नेम है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था हिंदुइज्म का, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते कि ये मतलब डायनेस्टी चोल के बारे में कोई बात नहीं करता। अब ये कहते हैं कि कभी इन चीज़ों को बाहर क्यों नहीं आने दिया। तो बाहर ना आने देने का सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर। इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, इंडिया की पावर किसी और को दे दी गई थी जो उनके ही खास लोग थे। तो कैसे आ जाता है ये सारी चीज़ें, क्यों आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसका आंसर मैं देती हूँ आपको, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या था कि हमारे जो पहले जो शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे, वो हिंदू नहीं थे, वो मुस्लिम थे। तो जाहिर सी बात है वो हिंदू कल्चर को क्यों आगे बढ़ाएंगे, आप खुद सोचिए ना इस चीज़ को, ठीक है। और आप नेहरू जी के बारे में बता देती हूँ। नेहरू जी बोलते थे कि मैं तो एक्सीडेंटली मुस्लिम हिंदू उसमें वो हूँ, ठीक है। तो उनको अपने हिंदू होने पर शर्मिंदगी फील होती थी। तो कैसे हमारे उसको आगे बढ़ाया जाता। तो आपको सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि क्यों नहीं हमारी टेक्स्ट बुक में क्यों नहीं पढ़ाया जाता। जब पावर का ही ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो सेम वही चलता आ रहा है इंग्लिश में जो हम पढ़ते आ रहे हैं, तो फिर कैसे आप पढ़ सकते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ये अभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता अगर मोदी जी 2014 में नहीं आते, तो अभी भी हम वही चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। क्योंकि सरकार इस तरीके से नैरेटिव सेट करती है कि कोई अगर हमारा जैसा कोई कॉमन पर्सन अगर इन चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाता है तो उसको अंदर ही अंदर उठवा देते हैं, पता भी नहीं चलता कहाँ गया वो, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि बीच में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई होगी ज़रूर, लेकिन उनको मरवा देते हैं, उनको गायब करवा देते हैं, उनको उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पाती। पहले क्यों नहीं बन पाती थी केरला स्टोरी जैसी मूवीज़ या फिर कश्मीर फाइल जैसी मूवीज़ क्यों नहीं बन पाती थी। क्या पहले लोग नहीं थे? पहले भी थे, पता भी था, लेकिन गवर्नमेंट नहीं थी इस तरीके की। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करने की बजाय उनको गायब करवा देती थी, ठीक है। इसलिए कभी कोई आवाज़ नहीं उठाता था। अब क्यों आवाज़ उठाते हैं सभी के सभी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमेशा जब भी आप किसी चीज़ को चूज़ करें तो सोच समझ के चूज़ करें, भावनाओं में बह के। बस ये नहीं कि आपने किसी वैसे नेता के दर्शन कर लिए चलो वोट वहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपना सोच समझ के सभी डिसीजन लेने चाहिए। क्योंकि सबसे पहले अपना धर्म को देखिए कि हमारे धर्म को लेके कौन चल रहा है। जो हमारे धर्म को लेके चलेगा हम उसके साथ हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी इन्होंने ये बताई है। दूसरा जैसे इन्होंने बोला है कि क्या बोलते हैं ये इनके बारे में जो रोमन पीपल जो बताया था, जो कि इंडियन हैं, ये इंडियन ओरिजिन से, इनके साथ में कितना ज़्यादा गलत होता था और आज भी गलत हो रहा है। इनको सिटीज़ में नहीं रहने दिया जाता है, जहाँ पे कूड़ा कचरा का जो ढेर पड़ा होता है ना, वहाँ पे ये लोग रहते हैं उनके साथ में। और बोला जाता है कि जो ज्यूज़ हैं उनके साथ में बहुत ज़्यादा गलत हुआ, उनका ज़्यादा मारा गया उनको, लेकिन इनका कोई नाम नहीं लेता क्योंकि इनका कोई वो नहीं है ना, कोई साथ देने वाला नहीं है। जैसे कोई आवाज़ उठाते हैं ना, यहाँ पे जरा सा किसी के कोई जरा सा कुछ दो शब्द बोल देते हैं तो वर्ल्ड में फैल जाती हैं बातें मीडिया के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से उनके ऊपर कोई है नहीं कि कोई आवाज़ उठाए।
आवाज़ उठाने वाले भी हमें, लेकिन हम तो खुद के लिए आवाज़ नहीं उठाते, तो उनके लिए क्या आवाज़ उठाएंगे? सिंपल सी बात है। जबकि हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उन लोगों के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि वो निकले तो हमारे यहीं से थे ना, वो 1000 साल पहले निकले ना, जब तुर्क यहाँ पर आए थे। भाई तुर्कों की वजह से तो निकले थे वो उनको स्लेव बना के, उनको स्लेव की तरह उनको लेके गए थे, उनके पूरी फैमिली सबको। ये चीज़ जो यहाँ के जो लोग थे, हरियाणा के थे, पंजाब के थे, गुजरात के थे, इन सभी लोगों को, जो पाकिस्तान में जो आज जो मुस्लिम बने घूमते हैं, अपने आप को प्राउड फील करते हैं, तो इन सबको कौन लेके गया था? इनके जो पूर्वज थे, इनके बाप दादा जो थे, इनको कौन लेके गया था? इनको स्लेव बना के तुर्क लेके गए थे यहाँ से, हिंदू कुश पहाड़ियों से। हिंदू कुश पहाड़ियाँ भी इसीलिए, तो वहाँ पे हिंदुओं को बहुत मारा गया था, मर गए थे वहाँ पे चलते चलते, इतने उनको इतनी बुरी तरीके से मौत दी गई थी। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, इसी वजह से हिंदू कुश का भी नाम शायद हिंदू कुश इसीलिए पड़ा है। हो सकता है कि हिंदू कुश पहले भी बोला जाता हो, लेकिन ये भी रीज़न है, वहाँ पर बहुत हिंदू मारे गए हैं। तो तुर्क की वजह से उन्होंने ये सारी कुछ चीज़ें हुई हैं। तो ये हमें हर हिंदुस्तानी को अपनी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। जरा सी बातों पे आवाज़ उठानी चाहिए। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो क्राइम बंद ही नहीं होगा। ठीक है, सामने वाले के अंदर डर होगा इस चीज़ का कि भाई अगर हम कुछ गलत करेंगे तो वो आवाज़ उठाएंगे। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी अच्छी है। अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। गुड बाय।